नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल मुंबई में हुई विपक्षी दलों के गठबंधन की एक बड़ी बैठक को लेकर है। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक कई मायनों में मजबूती की ओर बढ़ती हुई नजर आई है। मुंबई की बैठक में जो बड़े फैसले हुए हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सभी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात शुरू हो चुकी है। इसके अलावा 14 सदस्यों की एक समन्वय समिति भी बना दी गई है। सितंबर के तीसरे हफ्ते से जनसभाएं, रैलियां और कार्यक्रम शुरू करने की योजना तैयार की जा चुकी है। गठबंधन का लोगो तो लॉन्च नहीं हो पाया, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार करते हुए जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम तय कर लिया गया है। इसी नारे के साथ 28 दल अब 2024 के महासमर में एनडीए से टक्कर लेंगे और लालू यादव ने तो एक बार फिर से ये इशारा कर दिया है कि अगले चुनाव में गठबंधन के अगुवा राहुल गांधी ही होंगे। राहुल गांधी ने भी कहा कि इस मंच पर बैठे लोग 60% हिंदुस्तानियों के प्रतिनिधि हैं और ये एकजुट हैं तो बीजेपी को हराया जा सकता है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से अदानी मामले को लेकर भ्रष्टाचार और चीनी घुसपैठ को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाना चाहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 की चुनावी टक्कर मोदी बनाम राहुल गांधी की होने वाली है? क्या 2024 की चुनावी जंग का मुद्दा विकास बनाम भ्रष्टाचार फिक्स हो पाएगा? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी चीन को चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है? इसमें मिलेगी कामयाबी? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में फिर इकट्ठा हुआ इंडिया तो एकजुटता और मजबूत दिखी। सारे कतार लगाकर खड़े हुए तो कुल 55 थे, मगर एकजुट थे। फोटो के बाद बैठक शुरू हुई और बैठक के दो बड़े फैसले हुए। पहला ये कि इंडिया बैठक के घटक दलों ने 3 प्रस्ताव पास किए और दूसरा ये कि इंडिया गठबंधन ने आगे का प्लान बनाने के लिए समितियां बना ली। इसमें 14 सदस्यों वाली एक समन्वय समिति भी बनी। प्रस्ताव ये पास हुआ कि इंडिया गठबंधन के घटक दल मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सभी दलों की राज्यवार सीट बंटवारे पर जल्द बात शुरू होगी और लेन देन के जज्बे के साथ सहयोग करेंगे। सभी दल जनहित और महत्व के मुद्दों पर देश भर में रैलियां करेंगे और सभी दल अपने प्रचार और संचार सिस्टम का इस्तेमाल करके जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम पर प्रचार करेंगे। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के घटक दल सड़क पर जिन मुद्दों को लेकर उतरेंगे उसमें महंगाई, बेरोजगारी और मित्रवाद जैसे मुद्दे होंगे। हर जगह मीटिंग करेंगे, हर स्टेट कैपिटल में हम जाएंगे और जो ये मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, हर चीज की जो बढ़त हो रही उसका हो, और ऑटोनोमस बॉडीज को सत्यानाश कर रहे हैं, तो ये देश चलाने की रीत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। ऐसा छोटा मोटा करप्शन वो नहीं करते, लोगों को नहीं दिखना वो पूरा, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड़ घपले हो गए हैं। तो उनका करप्शन इनविजिबल है और वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि मैं किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं, अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं दे रहे। तो इसके लिए हम आवाज उठाए। इस तरह मुंबई बैठक का सबसे बड़ा हासिल कांग्रेस पार्टी के लिए एक ये भी है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी उसी का विस्तार करते हुए इंडिया गठबंधन के घटक दलों को जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम पर प्रचार करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। मुंबई की बैठक में ही तय हुआ है कि इंडिया गठबंधन की अगली 4-5 बैठकें और रखी जाएंगी और उसके लिए समन्वय समिति तेजी से काम करेगी। आज तक के आज की इस बैठक के जरिए नीतीश कुमार की ओर से एक बार फिर से दोहराया गया कि चुनाव समय के पूर्व भी हो सकते हैं। इसी वजह से इंडिया गठबंधन को पूरी तैयारी करनी होगी। ताबड़तोड़ एक के बाद एक मोदी सरकार पर वार करते हुए तमाम विपक्षी नेता नजर आए, लेकिन राहुल गांधी ने किस तरह से दो टूक सरकार पर निशाना साधा, चीन के मुद्दे पर भी आज जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी की बड़ी बातें सुनिए।
नरेंद्र मोदी और अदानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में मैंने कल बोला। इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आया है कि $1 बिलियन पैसा हिंदुस्तान से गया है, बाहर गया है और वापस आया है। नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज्जत का मामला है। नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए कि वो इंक्वायरी कराएंगे, और अगर वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो फिर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं। मलूक नागर साहब, आप लोकसभा के एमपी हैं, बीएसपी के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक झा जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माधव आनंद जी स्पोक्सपर्सन है राष्ट्रीय लोक जनता दल के, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत गौरव भाटिया जी आपसे ही करते हुए, एक के बाद एक तमाम नेता, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर राहुल गांधी हो, सबकी ओर से महंगाई रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा गया है। और राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया कि 60% जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े नेताओं की यहां पर मंच पर मौजूदगी है। सभी एकजुट होकर लड़ेंगे, बीजेपी को 24 में हराएंगे। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बताऊं कि मोदी नामक ब्रांड को ये घमंडिया ब्रांड हराएगा। आज जब मैंने देखा वो 13 लोगों की सूची आई थी, तो उसमें जैसे गुलाब जामुन से चाशनी टपकती है, वैसे ही इस घमंडिया के जो नेता थे उसमें से भ्रष्टाचार टपक रहा था, वंशवाद टपक रहा था और सांप्रदायिक राजनीति टपक रही थी। इनका लक्ष्य क्या था? मैंने तो सारे नेताओं को सुना, मुझे तो आधे से ज्यादा बातें राहुल गांधी की समझ ही नहीं आई। इतना कंफ्यूज आ गए थे या नर्वस थे कि वो ये भी नहीं बता पा रहे थे कि जो घमंडिया साथ आया है इसका लक्ष्य क्या है। एक लक्ष्य जरूर आया, मोदी जी को गाली दो और मोदी जी को हराना है। तो देश क्या कह रहा है मैं आपको बता दूं। देश कह रहा है हम हैं नरेंद्र मोदी, और प्रतिद्वंदी कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता है, आएंगे तो मोदी जी ही, कुछ भी करना है कर लो। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए, अभी आपके कार्यक्रम से पहले 4:30 बजे तक वहां पे कोई था ही नहीं, केवल राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती और लेफ्ट के राजा साहब, यही दिखाई दिए। बाकी लोग, सब लोग चले गए वहां से। मालूम है क्यों? ना संयम है, ना धैर्य है, ना जनता की बात करनी है, ना ये जनता को बताना है कि जनता के लिए क्या करेंगे। अरे ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि सत्ता की कुर्सी पे बैठ जाए और मलाई खाएं जैसे ये खाते आए हैं। वरना क्या ये पूछा नहीं जाएगा? घमंडिया साथ आता है। और कुछ घंटे के लिए भी वहां पे आपने देखा, जब येचुरी जी बोले थे तो ममता बनर्जी वहां पे उपस्थित नहीं थी, अखिलेश यादव वहां पे उपस्थित ही नहीं थे, बाकी नेता थे नहीं। तो चित्रा जी मुझे ये बताइए, घमंडिया का मकसद क्या है? ठीक है, घमंडिया उस दगे कारतूसों की तरह है जो इकट्ठा तो हुआ है पर समय आने में चलेगा नहीं। दगे हुए कारतूसों की तरह है ये गठबंधन, अनुराग भदौरिया जी वो आरोप लगा रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जब विपक्षी एकता एक के बाद एक नेता वहां से जाते हुए नजर आएंगे, कोई धैर्य नहीं दिखाएगा एक दूसरे को सुनने का, तो ये सवाल पूछ रहे हैं गौरव भाटिया जी, क्या है जवाब इस पर? न अखिलेश यादव दिखे, न ममता बनर्जी दिखी, इसको लेकर वो घेर रहे हैं आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब चूंकि परेशान है, तो जब परेशान होता है कोई व्यक्ति तो फिर आए बाएं साएं बोलता है। उसके लिए हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि वो इंडिया का मतलब नहीं समझते। उन्होंने पता इंडिया का लक्ष्य क्या है। इंडिया का लक्ष्य है देश की मूल आत्मा को बचाना, देश की संस्कृति और संस्कार को बचाना और यहाँ के लोकतंत्र को मजबूत करना। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि विभिन्न प्रदेशों का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है। कई नेता अपने अपने अलग अलग जगह से आते हैं, पूरी संस्कृति समेटे हुए आते हैं और एक साथ मिलते हैं, उसको इंडिया बोलते हैं। जो राष्ट्र के मुद्दों की बात करता है, जो यहाँ पे देश की जनता की बात करता है, जनता की परेशानी की बात करता है, महिला समस्या की बात करता है, किसानों की बात करता है, बेरोजगारों की बात करता है, देश की युवाओं की बात करता है और देश की बात करता है, वो उसको इंडिया बोलते हैं। ये समझने के लिए इन्हें वक्त लगेगा। इसलिए कहते हैं ना कि ये हमारा एक गुलदस्ता है,
एक गुलदस्ता जिसको कहते हैं ना, जिसमें बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, फूल अनेक बट माला एक। हम सब एक हैं, विभिन्न भाषाओं से आते हैं, विभिन्न प्रदेशों से आते हैं, विभिन्न विचारधाराओं से आते हैं। हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन राष्ट्र के लिए हम सब एक साथ खड़े हैं, क्योंकि राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। वो देखिए किस तरह की बातें खोजते हैं, कौन था कौन नहीं था। अरे पूरी मीटिंग हुई, सारी मीटिंग में एजेंडा तय हो गया, सबको अपना अपना जाना होता है। कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह यहाँ पे कोई खाली थोड़ी बैठा है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, जनता के बीच में जाना होता है, जनता का काम करना होता है। 2 दिन चलिए मैं उत्तर दे दूं। हेलो जी, हाँ नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मेरी बात जल्दी से एक लाइन में, बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी के लोग खाली बैठे हुए हैं। इसलिए मैं इनसे बस इतना ही बोल दो, इनसे बस इतना ही बता दो कि जाके कह दो कोई शोलों से, चिनगारियों से, फूल यहां इस बार खिला है, बहुत तैयारियों से, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। और जो घमंडिया है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, उसका जाना तय है 2024 में। चिंगारियों से फूल खिला है। गौरव भाटिया जी, ठीक है, इस पर जवाब ले लेती हूँ मलूक नागर जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं अलग अलग फूलों से माला तैयार हुआ है, इंडिया को पहनाया जाएगा जीतने के बाद। हाँ, वो मैंने सुना, बता रहे थे गुलाब है, गेंदा है, चमेली है, कमल भी बोल जाते। लेकिन मैं आपको बताऊं असलियत ये है, ये सब कैक्टस होता है ना, कैक्टस कांटे वाला एक पेड़ है, पौधा, वो है ये। और इनके लिए कहना गलत नहीं होगा, फूल नहीं एक, कांटे हैं अनेक, और कांटे जो है एक दूसरे को चुभ रहे हैं। चित्रा जी आप एक बात बताइए, इतना हो हल्ला, घमंडिया साथ आएगा, घमंडिया ये करेगा, घमंडिया वो करेगा। मैं आपसे 2 बातें पूछ रहा हूं। पहली बात, जनता के लिए कुछ बताया इन्होंने? नहीं बताया, शून्य, नील बटा सन्नाटा। दूसरा, वो कन्वीनर बनेगा, कन्वीनर, आज कन्वीनर ही नहीं बना। तीसरी बात ये कह रहे थे लोगो लेके आएंगे। अरे लोगो लेके तुम आओगे, लेकिन लोगों ने तो तय कर दिया है कि घमंडिया को लात मारनी है। ये घमंडिया किसी का सगा नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे घमंडिया ने ठगा नहीं। और वो ठगपन आज दिखाई दिया इस बैठक में भी। आप बताइए, बड़े बड़े नेता थे, लेकिन बोलिए शांत मेरे दोस्त, अनुराग, शांत, कैक्टस शांत, कांटा चुभा, कांटा लगा, कांटा लग गया लग रहा। चित्रा जी मैं ये कह रहा हूं, देखिए हमें समझना होगा, ये वो टाइटैनिक जहाज है घमंडिया का, ठीक है, जिसका कौन है सेलर पता नहीं, कौन चला रहा है, और इसका डूबना तय है। तभी आपने देखा 4:30 बजे सब भागे, उनको पता था आगे कपड़े फटेंगे, लड़ाई होगी, विचारधारा कोई है नहीं, लीडर है नहीं, कन्वीनर है नहीं, लोगो है नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है नहीं, तो ये क्या बताएंगे, सब भाग गए इसीलिए। ठीक है, और अभी 2 लाइन में जल्दी से जवाब दीजिए, मलूक नागर जी होंगे तो इनकी राजनीतिक हैसियत पता चल जाएगी। 2 लाइन में अनुराग भदौरिया जी। जनता ने कह दिया है, लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी का ही डर है ना, जो बातें गौरव भाटिया जी कह रहे हैं कि मोदी का डर है, जिसने एक मंच पर लाने को मजबूर कर दिया है सबको। जनता की बात है ये। जब ये जनता परेशान होती है, जिस तरह की हमारी बेटियां जिससे मणिपुर में परेशान थी, क्या भारतीय जनता पार्टी बोली? हमारी बेटियां दिल्ली में धरने पे पहलवान बेटियां बैठी थी, मेडल जीत के, क्या बीजेपी के लोग बोले? क्या हाथरस की बेटी के बारे में बोले? सुनो, ये परेशान है लोग, इनसे लोग परेशान हो गए, हमारी बहनें भी परेशान है। इन्होंने लॉकडाउन लगा के लोगों को परेशान किया, नोटबंदी करके लोगों को परेशान किया, महंगाई बढ़ा के लोगों को परेशान किया, बेरोजगारी देके लोगों को परेशान किया। इसलिए इंडिया एक है, इसलिए देश एक साथ आया है, लोग एक साथ आए, इसलिए लोगों ने कहा है जाओ भाजपा, अखिलेश यादव की गजब बेइज्जती करी, क्योंकि तुमको आता है बहुत अपना पराया करना, इनको बहुत अपना पराया करना आता है। ये देखो मेरे ठाकरे बोल रहे हैं क्योंकि इनके परेशानी है, हमारी बातों का जवाब नहीं है, क्योंकि हम राष्ट्रीय मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं, बस फर्क इतना हो सकता है, मेरी इनकी आवाज में फर्क इतना है कि हम जो भी कह रहे हैं राष्ट्र के मुद्दों पे कह रहे हैं। ये जो भी कह रहे हैं व्यक्तिगत फोटो लेके घूम रहे हैं, दिखाओ फोटो कि कहां महंगाई कम कर दी, दिखाओ फोटो कितनी बेरोजगारी आपने दूर कर दी, दिखाओ फोटो। क्या हम तो फोटो लेके भी नहीं घूम सकते? हम तो फोटो लेके भी नहीं घूम सकते। क्या हम मणिपुर की फोटो दिखा सकते हैं? क्या हम फोटो दिखा सकते हैं जो क्या हम फोटो दिखा सकते हैं जो हाथरस में हुआ? क्या हम फोटो दिखा सकते हैं जिस तरह का जिस तरह से किसानों पर होना गया था?
क्या ठीक फोटो है। दिखा सकते हैं? मैग्नीफाइंग फोटो ग्लास ठीक है, चलिए जरा डायल को हम आगे बढ़ाते हैं। हो गया कैसे तू काम मैं हुए नहीं जो उलझेंगे। फोटो नहीं दिखा सकते। यहाँ पर 5 कमेटियों का आज ऐलान किया गया है, जिनमें 75 सदस्य हैं, बड़ी तादाद में जिनमें कांग्रेसी हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का और विस्तार देते हुए आज नया नारा भी यहां पर गढ़ते हुए नजर आए। राहुल गांधी का नाम लेते हुए लालू प्रसाद यादव नजर आए। तो राहुल गांधी ही सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े चेहरे होंगे, इंडिया इस बात का ऐलान क्यों नहीं कर देता है? इस सवाल का जवाब विपक्षी नेताओं से पूछेंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी का नाम पटना में होने वाली बैठक के बाद आज एक बार फिर से मुंबई में कैसे लिया है, सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट होकर के सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। दिखा रहे हैं लालू प्रसाद यादव भी। हालांकि आपको बताते चले, पिछली बार के चुनाव में जब एनडीए के साथ थे नीतीश कुमार, तो फिर आरजेडी को एक भी सीटें नहीं मिली थी। लेकिन नीतीश और आरजेडी मिलने के बाद इस बार मनोबल उनका बढ़ा हुआ है। लेकिन मलूक नागर जी, आपके पास आते हुए, यहां तो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई होती हुई 2024 में दिखाई दे रही है। आप लोगों के लिए कहां है जगह? देखिए, एक तो मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष में जो गठबंधन या महागठबंधन हो रहा है, उनको आकलन सही करना पड़ेगा। जैसे अभी आप ही की टेलीविजन पे अभी मैं सुन रहा हूं कि नीतीश जी ने कहा है चुनाव जल्दी हो सकते हैं। जी। फरवरी में अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन करने से पहले चुनाव कैसे हो सकता है, तो ये आकलन करना जरूरी है सबका। 20 जनवरी के बाद होना है उद्घाटन। जी हाँ, तो उसके बाद ही होगा, पहले चुनाव कैसे हो सकता है, एक कॉमन सेंस की बात है। दूसरा, जब कोरोना महामारी आई थी तो उसके बाद बीजेपी वाले लोगों ने यात्राएं निकाली और चुनाव, जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ, चुनाव आचार संहिता लगी तो रैली भी बंद, यात्रा भी बंद और तुरंत चुनाव के मैदान में। तो अब जो सत्र बुलाया है, इनको मीटिंगें छोड़ करके कहीं पे पटना की, कहीं पे बंबई की, कहीं पे कलकत्ता में होनी है, सबको आकलन करना चाहिए कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन मजबूती तो मिल रही है ना, जो विपक्षी इंडिया है, कम से कम 3 बैठकों के बाद एक अलग तरह का उत्साह तो नजर आ रहा है, उसे कैसे इनकार करेंगे आप? चित्रा जी, मैं एक बार सारे एक सुर में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कम से कम सुर भी अलग अलग इस बैठक के जरिए निकल कर नहीं आ रहे हैं। चित्रा जी, बस मैं खत्म कर रहा हूं बात को अपनी को, प्लीज। तो अभी क्या है कि अगर ये एक देश और एक चुनाव, दूसरा एक देश और एक कानून, तीसरा महिलाओं के लिए आरक्षण, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मुझे डर लग रहा है कि जो 888 सीटें करी हैं, अभी तक परिसीमन के लिए जो आयोग है, जो कमीशन है, उसका 2 साल का समय है। अगर इन्होंने उसको घटा के 6 महीने कर दिया और हाँ की संख्या कितनी, ना की संख्या कितनी, और पास कर दिया। किन किन बातों से डर गए हैं आप? महिला आरक्षण से भी डर गए हैं। आपकी तो मुखिया ही महिला है, आप कह रहे हैं महिला आरक्षण से भी डर गए हैं। मैं खत्म कर रहा हूं। तो अगर इन्होंने नए परिसीमन पर लाके चुनाव करा दिया, अब विपक्ष के सारे लोग, खास करके कांग्रेस, जैसे हम यूपी में सारे लोग रह गए, उसी में अटके रह जाएंगे और ये जीत करके साफ जाएंगे। एक तो ये, दूसरा, बगैर यूपी के, इसीलिए आप भदौरिया साहब को मेन लीड में रखते हो बीजेपी के साथ, कोई लेना देना नहीं है, सरकार आ ही नहीं सकती। और हमारी 13.5% वोट है वहां, हमारे बगैर क्या गठबंधन, क्या महागठबंधन। और एक दूसरे के लिए जब भाटिया जी, आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किधर जाना है। जब भाटिया जी और भदौरिया जी बैठ जाते हैं तो ऐसा बढ़िया एंटरटेनमेंट करते हैं, तो पता ही नहीं लगता। असली बात यह है, यूपी जिसकी है, देश उसका है, और 50 सीटें हम दूसरे प्रदेशों में, कहीं हमारा 9% के साथ, कहीं 5, 2014 में आपकी एक भी सीटें नहीं आई थी मलूक नागर साहब, अभी आप 50 सीटों का दावा कर रहे हैं, अकेले लड़के कैसे होगा? थोड़ा सा तो व्यवहारिकता आपको दिखानी पड़ेगी ना। आप जब समाजवादी पार्टी के साथ थे, आप सुनिए ना, जब आप सपा के साथ थे, उसके बाद आपको 10 सीटें आती हैं,
लेकिन आपका वोट शेयर 2014 के मुकाबले 2019 में घट जाता है। अभी आप कह रहे हैं 50 सीटें लाएंगे अकेले लड़के, उधर वो उन लोगों की एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई चल रही है। मैंने ये कहा ही नहीं है, आपने कहीं कंफ्यूजन है। 50 सीटें लाएंगे, मैंने कहा देश भर में 50 सीटें नहीं, मैंने कहा 50 सीटें जहां चले जाएंगे उनकी देश भर में बढ़ जाएंगी और 80 की 80 यूपी में हो जाएंगी। 2006 में हमारी ऐसी स्थिति थी, अकेले तैयारी करी और 2007 में हमारी 225 के लगभग आकर के पूरी सरकार बनी थी। ठीक है, ठीक है, आप ये दावा कर रहे हैं कि बीएसपी की सरकार बन सकती है, आप जिसकी तरफ जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन खुद बीएसपी में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, ना इधर के ना उधर के, तो अकेले लड़कर आप क्या कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। एक और बयान लालू प्रसाद यादव का सुनते हैं। अल्पसंख्यक खतरे में है, किस तरह से इस बात का संकेत उनकी ओर से किया गया, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया, सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हम शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी, बोलते रहते थे। ये बात सही हो रहा, सही निकल रहा। इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा इस देश में क्या हो रहा है कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है, महसूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, देश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। पहले से मैं आपसे लगते आ रहा हूं, गुजरात के युद्ध के लड़ाई राइट के समय से आपके और आपके गुरु अमित शाह, बताओ ही कहा के शाह नेता हो गए, कब का संघर्ष किया हुआ भाई। हम थे राज्यसभा में थे उन दिनों में, भैरव सिंह शेखावत साहब जी उपराष्ट्रपति थे और दंगा जब हुआ तो चारों तरफ देश और दुनिया भर में यूरोपियन कंट्री ने अपने नागरिकों को मना कर दिया है कि मत जाना उधर, भारत में मत जाना, और इनका प्रवेश भी निषेध हो गया था विदेशों में। आप सब लोगों को मालूम है किस तरह का इनका इतिहास रहा। लालू प्रसाद यादव ने अपने ही अंदाज में निशाना साधा है, लेकिन अभिषेक झा जी सीधे आपके पास आते हुए, 2014 में जेडीयू अलग लड़ी, आपके 2 सीटें आई, 2019 में आरजेडी को 0 सीटें आई कांग्रेस के साथ लड़कर भी। तो मोदी नाम का जो चेहरा है, जो उनका कद है, उसके आगे कहां टिकेंगे। और लालू जी ने आज जो बातें कही, ये तो पिछले कई चुनावों से लगातार उनकी ओर से दोहराई जा रही है कि क्या हुआ 2002 में, उसके बावजूद जनता बार बार उनको गुजरात में चुनती रही, फिर देश के लिए चुन रही है। क्या हासिल हो जाएगा इन बातों को दोहराने से? चित्रा जी, आज देश की जनता मोदी जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 लाइनें कह रही हैं कि अपनी झूठी बातों से लोगों के दिल में नफरत घोलते हो। आज यही बता दो, क्या कभी सच भी बोलते हो? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कब से सच बोलने लग गए, और जो मुद्दा है, जो एजेंडा है, उसको लेकर इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे बैठकों का दौर हो रहा है, वैसे वैसे इनका जो बेचैनी का लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। पहले तो ये आश्वस्त थे कि इतने सारे विपक्ष के नेता एक साथ बैठ ही नहीं सकते। नीतीश कुमार जी का प्रयास रंग लाया, पटना की धरती से आगाज हुआ। बेंगलुरु की बैठक होती है तब भी कमेंट्स आ रहे थे, अब मुंबई में बैठक होती है, हम एक स्टेप आगे और बढ़ जाते हैं, इनकी बेचैनी और बढ़ जाती है। तो इनको तो मालूम है कि इनके अपने स्ट्रैटेजी में कितने सारे लूपहोल्स, कितनी दिक्कतें हैं। और अभी कॉल सेंटर्स की बात सामने आ रही थी, कॉलर्स के माध्यम से ये लोग देश की जनता के सामने झूठ परोसना चाहते हैं। तो कितना झूठ परोसेंगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और आपने देखा किस तरह से सकारात्मक बातें हर नेता ने की, हर किसी ने सैक्रिफाइस की बात की। एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है। इंडिया भारत की बेहतरी के लिए इनको इंडिया शब्द से नफरत है, उस इंडिया शब्द से नफरत है जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावित किया था। वो तो घमंडिया भूल जाते हैं 18 सितंबर 1948 को संविधान सभा के सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इंडिया दैट इज भारत शब्द का प्रस्ताव दिया था। तो घमंडिया बोलेंगे ना, पहले तो एक बार बैकफायर हो चुका है।
एक बार बैकफायर हो चुका है किस हिसाब से कि लोगों ने इंडिया को कोरिलेट कर दिया इंडियन मुजाहिदीन से और ईस्ट इंडिया कंपनी से, भूल गए कि शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया भी देश में कुछ है। तो जितना घमंडिया बोलेंगे चित्रा जी, सेंटिमेंट्स उतने हट होते चले जाएंगे। और हम लोग बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, घमंडिया घमंडिया बोलते रहिए, पाखंडिया लोगों को देश की जनता इस बार सबक जरूर सिखाएगी। गौरव जी, आप जवाब दीजिएगा। माधव आनंद जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल से हैं आप। अब माधव आनंद जी सीधे आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं आप लोग पाखंडिया हैं, घमंडिया उनको बोलते रहिए और उन लोगों को देखकर चिढ़ मच रही है आप लोगों को कि कैसे विपक्ष एकजुट हो गया। चित्रा जी, पाखंडी कौन है वो तो पूरे भारतवर्ष की जनता जानती है। और जहां तक अनुराग भदौरिया जी ने बड़ा अच्छा कहा कि जो इंडिया गठबंधन है, सभी जैसे डिफरेंट जगह से फूल आया और उनको जैसे गुलदस्ता बना दिया। गुलदस्ता तो आपने बनाया, आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन नस्ल और ब्लड ग्रुप सेम ही रखा। वही नस्ल, भ्रष्टाचार, वंशवाद, तुष्टीकरण तो बनाया जरूर, गुच्छा आपने बुके जरूर बनाने की कोशिश की, लेकिन जो उसका डीएनए है, जो उसका नस्ल है, जो ब्लड ग्रुप है, वो सब एक रिमेन सेम रह गया, वही नस्ल है। तो कैसे भारतवर्ष की जनता आप पे विश्वास है? चित्रा जी, आपने दूसरी बात लालू यादव जी के बारे में कहा कि लालू जी ने कहा कि कोई विवाद नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब एक स्वर में बोल रहे हैं। माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है मौजूदा वक्त में, और हम लोग एकजुट लड़े, इस वजह से बीजेपी को फायदा मिल गया, उनके सहयोगियों को फायदा मिल गया, ये भी कहा है। और एक स्वर में सब लोग बोल रहे हैं। अगर एक स्वर में चित्रा जी वहां होते तो आखिर आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में पोस्टर जो है कर्नाटका में लगता है मोस्ट अनरिलायबल पॉलिटिकल पर्सन इन इंडिया, लगा था कि नहीं लगा था? बॉम्बे मुंबई में कल लगा था कि नहीं लगा था कि इंडिया मांगे नीतीश कुमार? ऐसा लगा था कि नहीं लगा था? तो आखिर इतने दावेदार कैसे, जब सब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो क्या चुड़ है इससे? कहां हम लोग एनडीए में है? कहां एनडीए में कोई कार्यकर्ता मांग कर रहा है? कहां मैं मांग कर रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी प्रधानमंत्री बन जाए? तो आपके पास तो चेहरा है ना, आपके पास तो चेहरा है एनडीए का, कौन मांग करेगा एनडीए में? मोदी के सामने किसका नाम लेकर आएंगे आप लोग? नेता हम लोग के यहाँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, है ना, अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो यहाँ तो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। और सब अभी तो आगे देखते जाइए क्या होता है। अभी लेकिन सब सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है, तैयार है। लालू जी ने भी बोला है कि हम भी अपना कुछ नुकसान करेंगे, लेकिन देश को बचाने के लिए उनको परिवार को बचाना है, देश को नहीं बचाना। फिर आप गलत बात कर रही हैं। इन लोगों को परिवार को बचाना है, परिवार जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं, जिस पे ईडी सीबीआई की केस चल रही है, उनको बचाना है। इसीलिए सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठा होकर गुलदस्ता का रूप कर रहे हैं। ये सारे भ्रष्टाचारी है, डीएनए सेम है, नस्ल सेम है, ब्लड ग्रुप सेम है। इनको भारतवर्ष की जनता से मतलब नहीं है, संविधान से मतलब है। लालू प्रसाद यादव के मन से कहते हैं कि देश में जो अल्पसंख्यक खतरे में, कौन सा अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में है, आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी G20 की मीटिंग होनी है इंडिया में, और आप देश मेरा परिवार है, उसे मुझे बचाना है। आप देश की बेटियां जो परेशान होती हैं, आप नहीं बोलते उन्हें मुझे बचाना है। देश के खिलाड़ी परेशान होते हैं, आप नहीं बोलते उन्हें मुझे बचाना है। गरीब आपने बेचारा वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, उसे मुझे बचाना है। लेकिन फिर देखकर तो डर रहे हैं ना, 28 हो गए, पहले 26 थे, फिर बढ़े, उसके पहले 16 ही थे, 16 से 26, 26 से 28 हो गए। 28 हो जाए, 36 हो जाए, लेकिन मैं बार बार वही कहूंगा, डीएनए सेम है, ब्लड ग्रुप सेम है, भ्रष्टाचारियों का गढ़ है। गैंग ऑफ वासेपुर है, गैंग ऑफ ठग है जो इंडिया को ठगने जा रहा है। अनुराग भदौरिया जी, गैंग्स ऑफ ठग बता रहे हैं वो। देखिए बिल्कुल वो अपनी बात कर रहे हैं। उनका जो 40 दलों का गठबंधन है, जिसमें 24 दल ऐसे हैं जिनकी कोई लोकसभा में कहीं कोई सदस्य नहीं है, पकड़ के लाए गए। उन्होंने जो गठबंधन बनाया है, उस गठबंधन में जो एक परिवारवाद की बात कर रहे हैं, उसमें परिवारवाद भरा पड़ा है। अरे आप बन जाते हैं, अखिलेश यादव जी आपको क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? परिवारवाद मुलायम सिंह के बाद आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते, लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटे को क्यों बढ़ा रहे हैं? दूसरे पार्टी के नेता को बढ़ा देते। निषाद आप परिवारवाद की पार्टी नहीं है, अकाली दल पे दौरे डाल रहे, परिवारवाद की पार्टी नहीं है। आप सुन लीजिए मेरी बात, चौटाला फैमिली के साथ आप सरकार बना के चलाने परिवारवादी पार्टी नहीं है। पीडीपी के साथ अपने सरकार बनाई, परिवारवादी पार्टी नहीं है। रास्ते पर चलते हैं, लेके अपनी बात परिवारवाद की पार्टी नहीं है। आपने तो पूरा परिवार ले लिया, उससे भी कम पड़ गए तो आप इंडिया फैमिली को पूरा जनता वैसे ही लगा चुकी है, आगे भी नकारने का काम करेगी। जब इधर थी तब परिवारवादी पार्टी थी, आपके साथ चलेगी। सिंधिया परिवारवादी पार्टी नहीं है। अनुराग ठाकुर जो मंत्री क्या उतना ज्यादा है अखिलेश यादव से, लेकिन अखिलेश यादव क्यों बढ़ाते हैं आपके बेटे? क्या एमएलए नहीं है? ठीक है। अब जरा गौरव भाटिया जी को लेकर आना चाहूंगी, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा अपनी अपनी बारी में। अनुराग भदौरिया जी ठीक है, ओके, आपकी बात हो गई। बीजेपी के साथ में ओके अनुराग जी, आपकी बात हो गई। बीजेपी के दूर चले जाओगे तो आप परिवारवादी कहलाओगे, ये आपका परिवारवाद का मतलब होता है। आप चुप हो जाइए, वरना आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया जी प्लीज थोड़ा सा मना करने पर मुझे लगता है कि आपको बात सुननी चाहिए। दूर चले जाओगे तो भ्रष्टाचारी कहलाओगे। अनुराग जी की आवाज डाउन किया जाए। गौरव भाटिया जी सीधे आपके पास आते हुए,
आज मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से सीधा हमला बोला गया है कि 1000 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम, खासतौर से गैस के, एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी जाती है। 200 रुपए घटाकर लॉलीपॉप देने की कोशिश की जाती है। उनकी ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि हिंदुस्तान डिक्टेटरशिप की ओर आगे बढ़ रहा है और उसको हर हाल में रोकना होगा और इसी के लिए इंडिया गठबंधन साथ आया है, जनता को साथ में लेकर बीजेपी को हराना है। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी जमाने में भारत की सबसे बड़ी पार्टी होती थी। बाकी दलों को बताती थी कि तुम्हारे को इतनी सीटें देंगे अगर गठबंधन होता था। आज भीख का कटोरा लेके इधर उधर घूम रही है। पश्चिम बंगाल में हमने देखा किस तरह से जब विधानसभा का चुनाव हुआ, देखो गठबंधन एक विधायक था वो भी चला गया। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। शांत कराइए चित्रा जी, ये गलत बात है। अनुराग जी प्लीज, ये ठीक नहीं लगता है ना। आप मेरे बीच में बोल रहे थे। अनुराग जी प्लीज, ये ठीक नहीं लगता है, आप सबके बीच में बोलते हैं। अनुराग भदौरिया जी का ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। डिबेट ऐसे नहीं चलेगी। आपकी आवाज नहीं आएगी जब तक मैं सवाल नहीं पूछूंगी। गौरव भाटिया जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप। धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था, आज इनकी हालत, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। 2017 का विधानसभा का चुनाव याद करिए। 27 साल यूपी बेहाल का नारा देके राहुल गांधी वहां पहुंचे, टूटी पंचर साइकिल के साथ फिर जाके बैठ गए बाद में। और हुआ क्या, सीटें आई इनकी 7 तक, और सपा भी क्या हुआ, हार गई चुनाव। बसपा और सपा भी साथ आए थे। सपा की 2014-2019 में 5 सीटें आई। आप बताइए, 80 सीटों में कांग्रेस पार्टी की 1 सीट है। वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। और मैं तो ये पूछूंगा चित्रा जी, आपकी जंजीरें नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि आज ये भी कहा गया इस मंच से कि जो मीडिया है उसको जंजीरों ने जकड़ लिया है। क्या आपको जंजीरों ने जकड़ा हुआ है क्या? आप जो चाहती हैं सवाल पूछती हैं, मीडिया स्वतंत्र है, वरना इमरजेंसी की याद आ जाती है। दूसरी बात देखिए क्या है, एक गाड़ी है, गाड़ी चलती नहीं थी, उसकी नंबर प्लेट बदल ली। पहले यूपीए नाम था, अब जो है घमंडिया कर दिया। नंबर प्लेट बदलने से अगर गाड़ी में इंजन नहीं होगा तो वो चलेगी कैसे? यही घमंडिया का हाल है। ना ड्राइवर पता है ना इंजन है गाड़ी में। इंजन विचारधारा होती है और लीडर जो है वो ड्राइवर होता है। तो इनकी नंबर प्लेट तो बदल गई है, लेकिन इनके पास ना इंजन है और ना ड्राइवर है, और बातें कर रहे हैं कि ये हराएंगे श्री नरेंद्र मोदी जी को। मेरे साथी, गठबंधन के साथी एनडीए के बैठे हैं, आप किसी भी साथी से पूछेंगे आपका नेता कौन, वो कहेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी। अभी इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे अखिलेश यादव। अराजक अपराध पार्टी पापी आपसे पूछेंगे, वो कहेंगे अरविंद केजरीवाल। कांग्रेसी पिद्दी से पूछेंगे तो वो कहेंगे राहुल गांधी। टीएमसी में पूछेंगे वो कहेंगे ममता बनर्जी। अब आप मुझे ये बताइए, इनका नेता नहीं है, लोगो आ नहीं पाता, कन्वीनर बन नहीं पाता, विचारधारा पता नहीं है, जनता इनके लिए वोट क्यों करेगी? दूसरी बात, आरजेडी पे उत्तर दे दूं। आरजेडी लालू प्रसाद यादव आज ज्ञान दे रहे थे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर। क्लीन चिट मिली, एसआईटी ने पूछताछ करी 11 घंटे तक। कोई प्रदर्शन नहीं किया था नरेंद्र मोदी जी ने, कानून में आस्था दिखाई, सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को भी। और लालू प्रसाद यादव जो प्रवचन दे रहे थे, चारा घोटाले में 5 बार दोष सिद्ध हुआ, ये दोषी, इनका दोष सिद्ध है और ये ज्ञान देंगे। आप बताइए, अगर भैंस देख लेती है कि लालू प्रसाद यादव आ रहे हैं तो वो भाग जाती है कि मेरा चारा खा जाएंगे, ये इंसानों को क्या छोड़ेंगे? आप मुझे बताइए। और एक बात मैं और कह दूं, बिहार की राजनीति कभी ये होती थी जब कहा जाता था जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक रहेगा लालू। आज जनता बोल रही है समोसे में नहीं चाहिए आलू, समोसे में नहीं चाहिए आलू, भगा दो लालू। ठीक है, आप जवाब दीजिएगा अभिषेक झा जी। लेकिन लालू प्रसाद यादव का जिक्र हुआ, चंद्रयान को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है, सूर्ययान को लेकर उनकी ओर से कटाक्ष किया गया है बीजेपी पर। सुन लेते हैं, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। सुनिए लालू प्रसाद यादव को। अभी काफी जय जयकार हो रहा, होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। चंद्रयान पर लोग गए, सब घूमे फिरे लोग, हमारे वैज्ञानिक, देश का नाम ऊंचा हुआ। अब हमने सुना है कि मोदी जी अब ये सोच रहे हैं
और इसीलिए पहले ही लोकसभा का मीटिंग भी सुना बुला दिया है। हमने ये सुना किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ। पहुंच तो जाओ, हाँ, दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का। अमेरिका सब देश कहां पीछे छिटा जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज में तो वहां पर कटाक्ष कर दिया है अभिषेक झा जी, लेकिन चंद्रयान की जो सफलता है वो पूरे हिंदुस्तान की है। सूर्ययान अगर सफल होगा तो वो पूरे हिंदुस्तान के लिए होगा। जिस तरह से इसरो का प्रोजेक्ट, उसका नाम पहले कुछ और था, नेहरू जी के कार्यकाल में लाया गया, नाम बदला गया, इंदिरा जी के कार्यकाल में, कांग्रेस पार्टी उसका श्रेय लेती है। तो वैसे ही मौजूदा वक्त में चंद्रयान अगर सफल हो रहा है बीजेपी के मोदी के कार्यकाल में, तो उसको लेकर इतना ज्यादा तंज और कटाक्ष क्यों? ये तो देश की बड़ी उपलब्धि है ना अभिषेक झा जी। निश्चित रूप से चित्रा जी, इस इशू को लेकर हम लोग आपके टीवी चैनल पे डिबेट में भी थे और उस वक्त भी मैंने मजबूती के साथ इस बात को कहा था कि ये कलेक्टिव जो सफलता है वो पूरे देश के लिए है। देश के जो वैज्ञानिक हैं, इसरो की जो पूरी की पूरी टीम है, जिन भी लोगों ने इसमें थोड़ा भी श्रेय दिया है, हर किसी की है और जितनी भी सरकारें हैं सबकी है। हम लोगों ने इस मुद्दे को राजनीति के लिए कभी रखा या बनाया ही नहीं। अभी गौरव भाटिया जी चिंता कर रहे थे कि समोसे में यहां आलू है या नहीं। मुझे नहीं पता कि वो कितनी बार बिहार आए हैं। अगली बार बिहार आए तो बिहार का फेमस लिट्टी चोखा भी खाएं और देख भी ले कि बिहार में कितना टेस्टी और लजीज समोसा मिलता है। और यही बिहार के लोग, जिन लोगों ने 40 में से 39 सांसद जितवा कर दिए थे, वही इनसे सवाल पूछेंगे कि भाई हमारा हक कहां है। और बिहार जैसे बहुत सारे प्रदेश हैं जो अपने हक की मांग इनसे करेंगे और आने वाले चुनाव में सबक सिखाकर ही। जो 39 सांसद जीते थे उनमें से 16 तो आप ही के हैं, तो आपसे भी पलट कर यही सवाल पूछ लिया जाएगा। मलूक नागर साहब, लेकिन सीधे आपके पास आते हुए, अब ये जो गठबंधन, दोनों तरफ से एक जोश, जुनून, उत्साह दिखाई दे रहा है, चाहे वो एनडीए की बैठक हो रही हो या फिर इंडिया की बैठक हो रही हो, लेकिन आप लोगों के उसमें खेमे में थोड़ी मायूसी नहीं है क्या मलूक नागर साहब? हमारे ये हो रहा है कि बस मतलब अब लड़ लेना है चुनाव, ना इधर रहना ना, तो कैसे होगा आप लोगों का बेड़ा पार फिर? हमारे में तो बहुत खुशी है और बहुत ज्यादा तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में। जो कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था है, बहन जी उन्हें समझा करके भेजती हैं और वो आगे कैडर कैंप दे रहे हैं। और पूरी तैयारी उस तरह, जिस तरह 2006 में तैयारी की थी, 2007 में हमारी सरकार बनी थी। असली मायूसी तो कुछ दिनों के बाद जो गठबंधन, महागठबंधन बनने जा रहा है, इसमें होगी, क्योंकि इतने नेता हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। कोई कौन उसका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट रहेगा, कौन उसका संयोजक का रहेगा, कौन इसमें किसकी भूमिका क्या रहेगी। अब की बार भी कह रहे थे कि इसका चिन्ह बनाया जाएगा, उस चिन्ह लोगो, चिन्ह ये लोगो, तो उस लोगो में भी जो है कहीं ना कहीं दिक्कत हुई और वो अभी भी फाइनल नहीं हो पाया। तो ये जो असली, मैंने कहा कोरोना महामारी के बाद जैसे पहले था, ऐसे ही झटका आने वाला है। इनका समय इसी में निकल जाएगा और बीजेपी जीत करके सामने आएगी। आप लोगों का क्या हो रहा है? आप लोगों का क्या हो रहा है मलूक नागर साहब? हमारा तो ये हो रहा है, हमारी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है और 2006 में जैसे था, 2007 में ऐसे ही यूपी में रिजल्ट 2006 में विधानसभा की तैयारी की थी, 7 में रिजल्ट आए थे, मुझे अच्छे से याद है, 207 सीटें आप लोगों की आई थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बीजेपी तब इतनी मजबूत नहीं थी, वो 47 विधायकों वाली पार्टी थी। आज वो 250 से ज्यादा वाली पार्टी है, 111 उनके पास है। तो ऐसे में पलटकर आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। इधर उधर अगर नहीं रहेंगे तो फिर ऐसा ना हो कि फिर नाव के पार होने में मुश्किल हो जाए। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, जल्दी से आप अपनी बात कह लें, गौरव भाटिया उसका जवाब देंगे। अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल सुनिए। लालू प्रसाद यादव जी की ओर से कहा जाता है अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। चीन का मुद्दा राहुल गांधी उठाते हैं, अडानी का मुद्दा जोड़ते हुए। दूसरी तरफ महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर बाकी लोग आकर जुड़ते हैं। कहा जाता है ईडी, सीबीआई लगा दी गई है। तो सबको अलग अलग टॉपिक दे दिए गए हैं क्या कि ये नेता जाएगा इस टॉपिक पर घेरेगा और तब हम आगे बढ़ेंगे। अनुराग भदौरिया जी, देखिए इसकी भी ब्रीफिंग होती है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी को चिंता इंडिया की, हमारे गठबंधन की रहती है। बीजेपी प्रवक्ता भी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में क्या है, 36% वोट हमारे पास है भाई,
और 36% वोट जिसके पास होता है वो देश का कितना बड़ा नेता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। अखिलेश यादव जी के पास 36% वोट है। और जहां लीडर की बात है, इंडिया में लीडर की कमी है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है। पश्चिम बंगाल से सुश्री ममता बनर्जी आती है, उत्तर प्रदेश से श्री अखिलेश यादव जी आते हैं, और बिहार से नीतीश कुमार जी आते हैं। कितने बड़े बड़े चेहरे हैं जिनके पास काम का अनुभव है। इतने बड़े चेहरे देश के पास हैं जो कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन आपके पास एक नेता के अलावा दूसरा नेता का नाम नहीं ले सकते आप। और नाम ले लेंगे तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा आपका, गलती से अगर मुझे 2019 का चुनाव अच्छे से नजर आता है जब बुआ भतीजा का एक सुर देखने को मिल रहा था। एक सेकंड, गौरव भाटिया जी मैं आ रही हूँ, आप भी मलूक नागर साहब बैठे हैं, अनुराग भदौरिया बैठे हुए हैं, दोनों एक सुर में बुआ भतीजा जीतेंगे, बीजेपी हारेगी, ये वो खूब माहौल बनाया आप लोगों ने। एक साथ मिलकर आपने बीजेपी से कुछ सीटें छीन भी ली, दोनों को मिला दे तो 15 सीटें आप लोगों ने जीत ली। लेकिन उसके 2 दिन के बाद होता क्या है, मायावती फोन तक नहीं लगाती अखिलेश यादव को, ऐलान कर देती है मीडिया में आकर के हम अपना गठबंधन तोड़ रहे हैं। तो वैसा ही कहीं इस इंडिया के गठबंधन में भी ना हो जाए कि अभी तो जीतना है तो सब एक सुर में बोलो क्योंकि मजबूरी है, और जैसे ही जीते उसके बाद अलग अलग सुर शुरू हो जाएंगे। यूपी का उदाहरण तो देश के सामने ही है। अनुराग भदौरिया जी कैसे भरोसा दिलाएंगे आप लोगों को? मैंने आपसे बोला ना, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये मजबूत इंडिया है, ये मजबूत जोड़ है जो देश के मुद्दों पे हुआ है, राष्ट्र के मुद्दों पे हुआ है। राष्ट्र को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात है। हम जनता के लिए हैं, सत्ता के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रही है, आपने देखा ही होगा। ये बार बार हमसे लीडर की बात पूछते, वही मैं बता रहा था कि हमारे पास तो कई लीडर हैं, मजबूत लीडर हैं। और बताइए, लोकतंत्र में अगर आपके पास लीडर्स नहीं होंगे तो आप क्या नेतृत्व विहीन देश बनाना चाहते हैं क्या? एक लीडर के अलावा दूसरा लीडर आपके पास नहीं है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। नाम नहीं ले सकती भारतीय जनता पार्टी। वो बता रहे हैं हमारे पास बहुत सारे लीडर हैं। गौरव भाटिया जी, आप लोगों के पास लीडर की कमी है, आपके पास नहीं है। गडकरी जी का नाम ले लें, गडकरी जी का नाम ले लें तो हो सकता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ज्यादा घिरी हुई है, और हम कितने उनकी ओर से कहा गया कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। बीजेपी आज ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है, मित्र परिवारवाद के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष इंडिया की ओर से। गौरव भाटिया जी, देखिए ऐसा है, राहुल गांधी मूर्ख की परिभाषा है। उनको यह भी नहीं पता है कि जो अदानी का पूरा मसला है सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। एक कमेटी बनी है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में है। राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये क्या दिखाता है चित्रा जी? सर्वोच्च न्यायालय संविधान में इनकी आस्था ही नहीं है, क्योंकि इनका चरित्र ही ये है कि संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करेंगे। मैं ये जरूर कहूंगा, महाराष्ट्र में ये बैठक हुई ना घमंडिया की, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने। आज बाला साहब ठाकरे जी जो हमारे लिए श्रद्धेय हैं, उनकी आत्मा को कितना दुख हुआ होगा, कैसे झुक रहे हैं उद्धव ठाकरे उनके सामने। दूसरी बात, वीर सावरकर जी पे घमंडिया का क्या स्टैंड है? वीर सावरकर जी हमारे लिए तो पूजनीय हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं मैं वीर। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। मुझे लगता है कि कुछ शब्दों का बेहद सोच समझकर इस्तेमाल होना चाहिए। देश और दुनिया के तमाम लोग देख रहे होते हैं, और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के वो बड़े नेता भी हैं गौरव भाटिया जी। इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा शब्दों के चयन में हम सतर्कता बरत सकते हैं। सभी की ये अपनी अपनी राय थी, अपने अपने शब्द थे, लेकिन अब 2024 की लड़ाई बेहद दिलचस्प होती हुई चली जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा नेतृत्व, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे की ओर बढ़ता हुआ। ऐसे में वास्तव में क्या उसमें कामयाबी मिल पाएगी? जो बड़ा सपना मुंबई में देखा गया है बीजेपी के कैंडिडेट के सामने, क्या एक कैंडिडेट जल्द ही फाइनल कर लिया जाएगा या भी खींचतान जारी रहेगी? क्या होगा आगे, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।